So we have to analyze this beam ABC, ठीक है, and the degree of static indeterminacy for that beam is 2, ठीक है. So दो आपकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, आप किस टाइप से आप रिडंडेंट चूज कर सकते हो. आप किन्हीं भी दो अननोन जो भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं. तो किस वे में कर सकते हैं, या तो हम सिंपली सपोर्टेड में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, यानी यहाँ से हम ये रिमूव कर दें और यहाँ से मूवमेंट रिमूव कर दें. सेकंड, हम इसे हिंज में कन्वर्ट कर लें, मूवमेंट यहाँ का रिमूव कर दें, तो सिंपली सपोर्टेड दो बीम्स में कन्वर्ट हो जाए. थर्ड था हम इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दें. फोर्थ है हम कैंटिलीवर प्रोवाइड कर दें. देखो, अगर पॉसिबल हो सके तो आप क्या करना है, आप लोगों को कैंटिलीवर में कन्वर्ट कर, अगर पॉसिबल. नहीं पॉसिबल हुआ देन विल गो फॉर सिंपली सपोर्टेड, ठीक है. सो इस टाइप से सबसे इजी कैलकुलेशन वाइज अगर मैं देखूंगा तो कैंटिलीवर रहेगा. सेकंड अगर मैं देखूंगा तो सेगमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड, ठीक है. ये दोनों सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट हुई हैं, बट ये सेगमेंट है, यानी ये इंडिविजुअल सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इंडिविजुअल सिंपली सपोर्टेड बीम है. तो दोनों में लोडिंग के हिसाब से हम डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें कि यार फर्स्ट प्रेफरेंस क्या लेके चलें, तो ट्राई करो यार कि कैंटिलीवर में कन्वर्ट कर लें, है ना. अगर आपके पास कैंटिलीवर में हो सकता है तो बेटर है, अदरवाइज हम सेकंड चॉइस ये लेके चलें. तो इनसे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. एंड कैलकुलेशन किस सेंस में ईजी होगी ये अभी आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन एंड स्लोप कैलकुलेट करना है. सो उस सेंस में अगर हम देखें तो यार कैंटिलीवर के लिए इजीली मैं डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंड सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी काफ़ी इजीली मैं डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो इस वे में आपको प्रेफरेंस रखनी है कि यार जब भी रिडंडेंट आपको हटाना है, तो क्या आप लोग रिडंडेंट समझने लग गए थोड़ी बहुत चीज़ें, जो भी अननोन रिएक्शंस हैं, जो भी एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं ना, जैसे 3 इक्वेशंस आर देयर, तो 3 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा है, तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 5 इसकी है, तो टोटल अननोन 5 माइनस 3, सो 2 रिएक्शंस आर एक्स्ट्रा, ठीक है. सो आपको 2 रिएक्शंस यहाँ से रिमूव करना. तो इस वे में करना है कि यार कैंटिलीवर में कन्वर्ट कर लें, आइदर हम इसे सिंपली सपोर्टेड बीम सेगमेंट में कन्वर्ट. इसमें नहीं, फिर से बोल रहा हूँ, हम बी वाले साइड नहीं जाएंगे, हम सी की बात करें, या तो सी में कन्वर्ट करें या ई में कन्वर्ट करें. ओके, सो ये आप चूज कर सकते हो. कुछ लोग इस वे में सॉल्यूशन करेंगे, कुछ लोग इस वे में सॉल्यूशन. तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है. सर इन दोनों वे में ही क्यों करते हैं? कन्वर्ट आप किसी भी कर सकते हैं, ये 4 चॉइसेस आर देयर, ठीक है. आपको कोई भी दो अननोन हटाने. हम क्या कर रहे हैं, वी हैव एन इनडिटरमिनेट बीम, है ना. वी विल कन्वर्ट इट इनटू डिटरमिनेट बीम, ठीक है. तो डिटरमिनेट कब बनेगी, जब इसमें टोटल अननोन्स कितने होंगे. टोटल अननोन्स अगर 3 हैं इक्वल टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तभी ये डिटरमिनेट बनेगी. तो टोटल अभी 5, हाँ सर। आपको 2 रिमूव करने पड़ेंगे. अब ये 2 कोई से भी आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है. 2 अच्छा कोई सर। से आप रिमूव कर सकते हो. हाँ बेटा बोलो. सर हमने 6 सपोर्ट को हिंज सपोर्ट में क्यों कन्वर्ट कर दिया बी वाले में? एक सेकंड वेट करना. हाँ बेटा. हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे तुम? सॉरी बच्चा, कोई कुछ पूछ रहा था शायद. ये सर हाँ. हमने जो फिक्स कर दिया बी और सी में, जो ए सपोर्ट है ना हमारा फिक्स, हाँ. हमने हिंज सपोर्ट में क्यों कन्वर्ट कर दिया? ए सपोर्ट को क्यों कन्वर्ट कर दिया? हाँ, बी और सी में देखो, हिंज में. ये चॉइस है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो. लाइक यहाँ पर अगर मैं अननोन्स देखूं ए सपोर्ट पे, तो अननोन्स क्या है, एक तो वर्टिकल रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल है, और एक मूवमेंट है. ये 3 अननोन्स आर देयर, ठीक है. किसी को भी रिमूव कर सकते हैं. तो जैसे ही मैंने ये, अगर मैं इसको हटा रहा हूँ, यस सर। अगर मैंने यहाँ से मूवमेंट्स रिएक्शन हटा दी, तो ये बचा क्या, फिर तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब ये इंज हो गया, समझ लो.
तो उसने क्या करा, उसने ये वाला एक अननोन हटा दिया, तो इसको हिंज सपोर्ट में कन्वर्ट कर। इज इट क्लियर? फिक्स और सर मूवमेंट हटाएंगे तो फिर हम एक्स्ट्रा मूवमेंट भी तो देंगे। नहीं, हटाने का मतलब ये कि अभी हटा रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अभी केवल हम क्या कर रहे हैं, कोई भी दो अननोन्स रिएक्शंस को हम रिमूव कर, ठीक है, उनको रिडंडेंट फोर्सेस में कन्वर्ट करेंगे। अभी करेंगे उस चीज को, है ना, रिडंडेंट फोर्सेस में कन्वर्ट करेंगे। अभी जैसे आपने हटा दिया तो नेक्स्ट ठीक है सर। हम दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना लास्ट प्रॉब्लम में। एक था हमने डिटरमिनेट बीम में कन्वर्ट किया और दूसरा हमने रिडंडेंट वाला यस सर। फोर्स लगाया। तो ये केवल हमारा क्या है, ये हमारा अभी हम डिटरमिनेट हाँ बीम में कन्वर्ट किया। अब जो भी रिडंडेंट फोर्स हटाया उसे हम लेके चलेंगे अगले ठीक स्टेप, है। ठीक है। तो वो हमें कंसीडर करना है, तो यहाँ से केवल रिमूव करने वाली ठीक है बात। सर। यस सर। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो ये बहुत ठीक है बड़ा सर। स्टेप है, इसलिए मैं आज फिर फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे कि यार ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है क्लियर, जब आप रिडंडेंट ही नहीं चूज कर पा रहे, आपको ये रिडंडेंट वाली बात ही नहीं समझ में आ रही, तो प्रॉब्लम तो बहुत दूर की बात है ना। तो हमें ये वाला स्टेप क्लियर होना चाहिए कि सर ये चारों चीजें मुझे क्लियर है ना, कि मेरे पास 4 चॉइस है, मैं कोई सा भी कर सकता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है सर कि यार ये सर आप बोल रहे हो कि ई इजी है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ यार ई मेरे लिए कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर पर आपने कैलकुलेशन की हुई है, यानी डिफ्लेक्शन स्लोप बोलूँ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो इसलिए हम कैंटिलीवर फर्स्ट प्रेफरेंस रखेंगे। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं भी पॉसिबल होगा, कई जगह कंटिन्यूस बीम ही दे रखी तो वो पॉसिबल ही नहीं है आपका कैंटिलीवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस साइड जाना पड़ेगा, फिर सेगमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी जो भी मिड सपोर्ट है ना उसका मूवमेंट हटा देंगे। अगर ये मूवमेंट हम हटा देंगे तो ये अलग अलग दो बीम में कन्वर्ट होगी, दोनों को अलग अलग करके मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो भी हम अननोन्स हटा रहे हैं वो कहलाते हैं रिडंडेंट फोर्स। अब रिडंडेंट फोर्स ही हमें फाइंड आउट करना, समझ रहे हो। अगर मुझे ये रिडंडेंट जो भी मैं अननोन हटा रहा हूँ और ये वैल्यूज अगर मुझे फाइंड आउट कर लूँ तो ये डिटर्मिनेट बीम है। अगर इसी बीम में मैं लाइक इसने यहाँ से ये मूवमेंट हटाया और मैं बोल दूं यार ये मूवमेंट की वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ रही है और आपने ये 10 किलो न्यूटन मूवमेंट यहाँ पे पुट कर दिया, तो उसके बाद तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेट बीम पे आपने एक एक्स्ट्रा लोड लगा दिया, एक मूवमेंट लगा दिया, तो उससे कोई बड़ी चीज नहीं हो, तो एज अ फोर्स लगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो अननोन है, जो रिडंडेंट हम हटा रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है ना, हमारा मोटिव ये है कि डिटरमिनेट बीम कन्वर्ट करने के लिए जो भी अननोन रिएक्शंस हमने हटाई हैं वो हम फर्स्टली फाइंड आउट कर लें, और जैसे ही वो रिएक्शन फाइंड आउट हो जाएंगे तो बाकी स्ट्रक्चर को, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है उसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ। तो मोटिव क्लियर रखना कि हमारा मोटिव क्या है, ओके। सो यहाँ पर हमने कर लिया चॉइस ऑफ रिडंडेंट, ठीक है, 4 वे में चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट कौन सा ये मैंने बता दिया, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्यों रहेगा। बी पर आपका Q1 रिएक्शन लग रहा है और सी पर इसने बोल दिया Q2 रिएक्शन लग रहा है। आप आर बी आर सी भी ले सकते हो, यहाँ पर Q1 Q2 गिवन है, ठीक है, न्यूमेरिकल में, तो उसी वे में लेके चलो। यहाँ एम मूवमेंट लग रहा है, ए यहाँ P1 फोर्स P2 फोर्स, अच्छा ठीक है, ये गिवन है आपको, है ना, ठीक है, ये चीजें गिवन है। सो इसको आप कुछ भी लिख लो यार, Q1 की जगह आप P1 लिख लो, आप R1 लिख लो, R2 लिख लो, ठीक है। कई बुक्स में R के रेफरेंस में चलता है R1 एंड 2, ठीक है, तो ये नोट्स 1 एंड 2 के रेस्पेक्ट में चलता है तो बेटर लगता है ना, वो आगे हम करेंगे, बट अभी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जैसे इसने Q1 लिखा है, Q2, यानी ये फर्स्ट नोड है जहाँ पे इसने रिडंडेंट चूज किया है, और रिडंडेंट कौन सा चूज किया है ये भी मेंशन करना है, लाइक इसने ये वर्टिकल रिएक्शन को रिडंडेंट चूज किया है, इस मूवमेंट को रिडंडेंट चूज किया है, तो आपको वो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर इसने मूवमेंट को रिडंडेंट चूज किया है, यहाँ पर भी मूवमेंट, यहाँ पर भी मूवमेंट को रिडंडेंट चूज किया है, बट फर्स्ट प्रॉब्लम में रिडंडेंट क्या क्या है मेरे पास, देखो इस चीज को भी समझो यार, है ना। यहाँ पर मेरा मूवमेंट रिडंडेंट है और यहाँ पर मेरा ये वर्टिकल बी पर जो भी सपोर्ट है, ठीक है, ये रिडंडेंट है, यानी ये दो रिएक्शन से चाहिए। इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में यहाँ एक मूवमेंट रिडंडेंट है और यहाँ का मूवमेंट भी रिडंडेंट ले लिया, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहाँ से रिमूव। इस थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, थर्ड प्रॉब्लम में इसने इसे इंटरनल हिंज में, यानी ये नहीं है, यहाँ पे ये वर्टिकल रिएक्शन और ये मूवमेंट हटा दिया, ठीक है। सो इसने इसे
किस वे में किया है? यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी तो कोई भी दो फोर्स हटा, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस रिडंडेंट। यहाँ पर देखो तो वर्टिकल रिएक्शन और यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर ये दोनों रिडंडेंट। ठीक है, सो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी कि कोई भी दो फोर्स जो भी हटा रहा है वो हमें कौन कौन से दो फोर्स है। अब देखो कभी कभी हमारे माइंड में क्या कंफ्यूजन रहता है कि सर यार ये यहाँ पर तो मूवमेंट तो रिएक्शन है ही नहीं, समझ रहे हो? हम मूवमेंट रिएक्शन काउंट ही नहीं कर रहे। 3 1 4 5, ठीक है, तो 5 है, आप ये मूवमेंट क्यों ले रहे हो? ठीक है, क्योंकि जैसे ही सिंपली सपोर्ट मिड में आ जाता है तो उसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, वहाँ मूवमेंट जीरो नहीं होता, वहाँ टोटल मूवमेंट है, इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड का मूवमेंट समथिंग कुछ वैल्यूज होती है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए टोटल जीरो होता है। बट एक साइड से अगर मैं सम करूँ तो कुछ ना कुछ मूवमेंट की वैल्यूज आएगी। ठीक है, और वो मूवमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप डिफ्लेक्शन मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से मूवमेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे फिर। ठीक है, सो ये अननोन है, अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। सो यहाँ तक क्लियर है? बेसिक से चलो स्टेप बाय स्टेप, अगर जिस स्टेप में कोई भी डाउट लगे प्लीज पूछ लेना, क्लियर कर लेना, है ना। सर हमारा दो रिडंडेंट होंगे ना, आपने बताया था, तो पहले वाले में तो एक ही आ रहा है, नहीं, पहले वाले में बच्चा दूसरा एक कहाँ तो है पहले मूवमेंट है और वाले? दूसरा ये रिएक्शन है ना, बी पर वर्टिकल रिएक्शन। और इसमें मूवमेंट भी तो लग रहा है ना बी तो पे, मूवमेंट जीरो नहीं है ना, जैसे तो आप उसको आपने इस पॉइंट कंसीडर नहीं से करना। सुनो, आपने इस पॉइंट से अगर ये वर्टिकल रिएक्शन हटा दी तो मूवमेंट जीरो थोड़ी हो रहा है, इस पे मूवमेंट जीरो नहीं कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ मूवमेंट की वैल्यूज होगी, जो भी सिंपली सपोर्टेड में इस सेक्शन पे मूवमेंट जीरो नहीं होगा कभी, है ना। मूवमेंट जीरो करने के लिए तो हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो सेकंड में किया है। समझ रहे हो, दोनों चीजें अलग है। सपोर्ट हटाने का मतलब वहाँ मूवमेंट नहीं हटाया, सपोर्ट हटाने का मतलब केवल वर्टिकल वर्टिकल रिएक्शन हटाई। इसने क्या करा, सपोर्ट रहने दिया और ये मूवमेंट हटा दिया सेकंड वाले, तो एक ही चीज हटाई है। ठीक है, यहाँ वर्टिकल रिएक्शन हटाई है, यहाँ मूवमेंट हटाया। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या क्या सिमिलरिटीज है, सब कुछ सेम है। यहाँ जो दो रिएक्शन से बी सपोर्ट है, एक वर्टिकल एक मूवमेंट, तो फर्स्ट में इसने वर्टिकल रिएक्शन हटाई और सेकंड में इसमें इन्होंने मूवमेंट हटाया। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ मूवमेंट है, जो भी वैल्यूज आएगी, यानी मूवमेंट जीरो नहीं है, लेकिन सेकंड में मूवमेंट हटा दिया तो मूवमेंट जीरो है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड में मिड पे मूवमेंट होता है ना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, जो जिस टाइप की लोडिंग है तो डब्ल्यू एल बाय 4 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, तो जो भी वैल्यूज आएगी वो आएगी यहाँ पे, बट सेकंड में जीरो ही रहेगी क्योंकि उसे हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, यस सर। तो हर प्रॉब्लम में हमने दो, क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जितनी थी उतने ही हमने अननोन रिएक्शंस को रिमूव कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया रिडंडेंट फोर्स। तो उनको जब रिडंडेंट फोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो रेस्ट स्ट्रक्चर जो बचा दैट इज अवर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब क्या करना है, दोनों पार्ट को सोल्व करना है। ठीक है, एक जो हमारे पास लोड लग रहा है ना, और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स है, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेट हो गया तो मैं डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्लियर है, दोनों पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसने मेंशन कर दिया DOL1। ठीक है, ओके सॉरी Q है ये, DQL1, यानी Q यहाँ जो Q1 पॉइंट लिया था हमने, तो कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, क्योंकि फर्स्ट इसे मेंशन किया है, वन इसे मेंशन किया है, सेकंड इसे मेंशन, आप किसी को कुछ भी मेंशन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसको फर्स्ट करना है इसको फर्स्ट कर लो, इसको फर्स्ट करना है इसको फर्स्ट कर लो, लेकिन जो भी रखोगे वो फिक्स रखोगे हमेशा। ठीक है, तो अभी हमने इस प्रॉब्लम में फर्स्ट इससे कर लिया, सेकंड इससे कोऑर्डिनेट लोकेट कर दिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे जो डिफ्लेक्शन है उसे मेंशन कर दिया DOL1। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये ड्यू टू द लोड आ रहा है। अभी रिडंडेंट, अब फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू द लोड स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करें, फिर हम रिडंडेंट को एनालाइज करें और फिर दोनों का समीशन करें। ठीक है, प्रोसेस क्या है, एक तो हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे जो हमने कन्वर्ट किया, और फिर जो रिडंडेंट हम लेके चले उनको भी एनालाइज करेंगे, और टोटल सबका सम करके डिफ्लेक्शन फाइंड आउट। ठीक है, सो लोड की वजह से क्या आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा QL1 आ रहा है, यहाँ डेल्टा QL2 आ रहा है क्योंकि सेकेंड ऑर्डिनेट है। ठीक है, देन
अब हम रिडंडेंट की एनालाइज कर लें। रिडंडेंट क्या था, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यूनिट लोड लगाया, तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है F11 और यहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है F21 यूनिट लोड की वजह से, बट था कितना, Q1 था, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन Q1 इंटू F11, यहाँ हो जाएगा Q2 इंटू F21, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएंगे। सिमिलर वे में अब सेकंड कोऑर्डिनेट को भी एनालाइज कर लें कि यार यहाँ यूनिट लोड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्हें हमने रिमूव किया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हमने कैंटिलीवर में कन्वर्ट किया, यानी हम बात कर रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर, जब हमने कैंटिलीवर में इन दोनों रिडंडेंट्स को हटाया, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसके लिए, बाकी के लिए भी कर सकते हो आप इंडिविजुअल, बट यहाँ सॉल्यूशन किसके लिए, Q1 एंड Q2 को जब रिमूव, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वजह से आपका टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा Q1 इंटू दिस, Q1 इंटू दिस। सेकेंड पर यूनिट लोड की वजह से इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सेकेंड पर यूनिट लोड लगा के ये चेक कर रहा है कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। और अगर Q2 लोड है जो कि गिवन है, जो कि आपने रिडंडेंट मान के चलो, Q2 रिडंडेंट है, तो Q2 की वजह से डिफ्लेक्शन कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट की वजह से पता है तो Q2 की वजह से पता कर लेंगे। अब यहाँ क्या है, F22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड कोऑर्डिनेट पे, सेकंड पर अगर यूनिट लोड लगाऊं तो सेकंड पे कितना डिफ्लेक्शन है। ये F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 पर अगर मैं यूनिट लोड लगाऊं तो फर्स्ट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी जो सेकंड टर्म्स है उस पर हम लोड लगा रहे हैं और फर्स्ट टर्म जो भी है उस पर डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए दोनों क्या होते हैं ना, Fij लिख लो, Fij, जे क्या है, जहां लोड लगा रहे है ना, जे आपको डिनोट कर रहा है द कोऑर्डिनेट एट विच यू अप्लाई द यूनिट लोड, एंड आई क्या रहेगा, आई वेयर वी फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन, ठीक। सो ये आ गया हमारे पास डिफ्लेक्शन ड्यू टू द डिफरेंट लोड Q1 एंड Q2, ठीक है। टोटल लोड अगर मैं देखूं बी एंड सी पर, बी एंड सी अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में देखूं तो वो सपोर्ट्स है मेरे पास, तो नेट डिफ्लेक्शन की बात करूं तो नेट डिफ्लेक्शन बी एंड सी पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नेट डिफ्लेक्शन बी एंड सी पर क्या होगा, 0 होगा। एक तो आ रहा है लोड की वजह से जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में आ रहा है, DQL1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे इतना डिफ्लेक्शन हो रहा है, एक आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ये वाला डिफ्लेक्शन, और दूसरा आ रहा है ये वाला, ये किसकी वजह से आ रहा है, Q1 की वजह से, तो Q1 इंटू F11, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ये डिफ्लेक्शन आ रहा है Q2 इंटू F12, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे में सी पॉइंट पे भी टोटल सम ऑफ द डिफ्लेक्शन 0 होगा, अवर कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। सो सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं, एक तो आ रहा है हमारा ड्यू टू द लोड, ठीक है, जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा था। सेकंड आ रहा है ड्यू टू द Q1, Q1 की वजह से क्या था, F21 मल्टीप्लाई बाय Q1, और सेकंड आ रहा है, थर्ड मेरे पास आ रहा है Q2 की वजह से। Q2 की वजह से कितना रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट पे डिफ्लेक्शन, F22, तो F22 मल्टीप्लाई बाय Q2, दैट इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल जाएंगे बिकॉज दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, है। तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग आ जाएंगे, जो भी डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड हो रहा है वो अलग हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी F11 F11 F12 F21 F22, ठीक है। इसमें से Q1 एंड Q2 अलग ले लिया, तो मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन आएगी, कोई अलग बात नहीं है। तो इक्वेशन से हम मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे हैं, या मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। सो ये बन जाता है हमारा पास, इसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये कैलकुलेट कराते हैं हमसे ना, ये होती है हमारे पास डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड, ठीक है। और ये होते हैं हमारे पास रिडंडेंट फोर्सेस, यही आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू 0 0। अब ये 0 0 भी ये डिनोट कर रहा है कि यार यहाँ पर जितना भी डिफ्लेक्शन ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे था अभी 0 है, तो हमने 0 0 लिया है। अगर यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि यार इसमें सेटलमेंट हो रहा है ना, तो आप इन सब का सम किसके इक्वल रखते हैं, जितना भी डिफ्लेक्शन यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे, तो डेल्टा एल, डेल एल से डिनोट कर देते हैं। तो ड्यू टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर कितना डिफ्लेक्शन, और ये आ रहा है हमारे पास ड्यू टू द लोड
कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये Q1 एंड Q2 कैलकुलेट करें, Q1 एंड Q2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसमें, हाँ ठीक है। देखो Q कैलकुलेट करने के लिए क्या करा इसने, ये हमारे पास इक्वेशन बढ़ गई कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कितना डिफ्लेक्शन है, माइनर इज जो भी डिफ्लेक्शन है दैट इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड प्लस एफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू, जो भी हमने डिराइव किए है ना। तो यहाँ से अगर क्यू निकालूंगा तो इसको इधर ले जाऊँ और एफ से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स लिख रहे हैं, एफ इनवर्स डी क्यू जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे डिफ्लेक्शन माइनस जो लोड की वजह से डिफ्लेक्शन था। तो इससे हम रिडंडेंट कैलकुलेट करेंगे, हमारे जो भी अननोन फोर्सेस थे Q1 Q2 जिन्हें हमने रिमूव किया था वो कैलकुलेट कर लेंगे, और जब ये Q1 Q2 आ जाएगा तो फिर तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते, क्योंकि फिर हमारे पास जो बीम है वो डिटर्मिनेट बीम में कन्वर्ट होता है। अब तुम लोग समझो, मैं एक एक पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या स्टेप है, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें नहीं समझ में आई होंगी, ठीक है। तो क्लियर करो। सर हाँ बच्चा। सर ये वाली प्लीज वीडियो भेज दीजिएगा ये तो मैं भेज प्लीज। दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ बताओ मुझे क्या क्या डाउट्स हैं, ठीक है। पर इससे पहले वाली एक एक पेज से फर्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ ना। ये तो हमने 2-3 बार डिस्कस किया है, ठीक है। प्रॉब्लम अब हमने क्या चूज किया, फर्स्ट कैंटिलीवर में कन्वर्ट यस कर सर। लिया, ठीक है। कैंटिलीवर के बाद हम आ जाते हैं कि क्या कैंटिलीवर के लिए दो टाइप के सॉल्यूशन है, दो बीम में कन्वर्ट किया है। देखो कौन कौन सी बीम है, एक तो हमारे पास लोड विद लोड है और एक विद रिडंडेंट है। अब रिडंडेंट भी दो है तो हम दोनों रिडंडेंट को अलग अलग ले लेते हैं। एक है हमारे पास Q1, ठीक है, एक इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। तो इस बीम को हमने क्या करा, 3 बीम्स में कन्वर्ट कर दिया, एक विद लोड डिटर्मिनेंट, दूसरा हमारा Q1 Q2। अब इन तीनों के लिए सॉल्यूशन करेंगे, तीनों के लिए सॉल्यूशन करेंगे और ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे, यानी यहाँ बी पर हम डिफ्लेक्शन चेक कर लेंगे, तीनों की वजह से कितना आ रहा है और तीनों का सम कर देंगे, वो जीरो होना चाहिए क्योंकि ओरिजिनल पे वहां पर सपोर्ट था, ठीक है। सिमिलर वे में सी पर हम डिफ्लेक्शन चेक कर लेंगे, सी पर ड्यू टू लोड, ड्यू टू फर्स्ट रिडंडेंट, ड्यू टू सेकंड रिडंडेंट कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, और इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए बिकॉज इन आवर ओरिजिनल स्ट्रक्चर वी हैव सपोर्ट्स ऑन सी, ठीक है। तो वहां पर टोटल डिफ्लेक्शन जीरो है, तो बस ये वर्क किया है, ठीक है। बट आप लोगों को F11 F21 इन्हीं में वर्क करना है, ये कुछ नहीं किया, अभी ये डेरिवेशन कर रहे हैं एक छोटा सा, ठीक है। वर्क उस डेरिवेशन के बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। सो डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए कि हमने यहाँ पर बस डिफ्लेक्शन का सम किया है और इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन का सम 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। जितने रिडंडेंट होंगे, अगर n रिडंडेंट है तो n+1 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो ड्यू टू लोड आएगा और जितने नंबर ऑफ रिडंडेंट है उतने बीम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये कन्वर्ट वगैरह अभी ज्यादा हेडेक मत लेना, है ना, ये कुछ नहीं करना रहेगा, है ना, और डायरेक्टली हम मैट्रिक्स फॉर्म में ही सॉल्यूशन करेंगे। तो बस यहाँ वो मैट्रिक्स तक पहुंचना है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है, बट मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचेंगे वो है ये चीज, है ना। सो हाँ, इस पेज पे देखो, किसी को कोई डाउट लग रहा है? नो सर। नो सर। ओके, आराम से, कोई ऐसा नहीं है, टाइम लो अपना, है ना। इस पेज पे देख लो, इस पेज पे तो पक्का होना चाहिए यार, है ना। सर इस चैप्टर के लिए हम कौन सी बुक रेफर करें? पंडित एंड गुप्ता है एक बुक, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर्स के लिए, तो वो रेफर कर सकते हो, बट कोशिश करना क्लास में क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके सर। क्योंकि जितनी बुक्स वगैरह मैंने भी काफ़ी पढ़ी है ना, बट वो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेंगे एंड डाउट कम क्लियर करेंगे, ठीक है। सो जो भी कोशिश करो कि डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हम वहाँ करें, समझो। कंसेप्चुअल जो डाउट्स हैं वो यहाँ क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस के लिए नो डाउट तुम्हें बुक्स चाहिए रेफरेंस के लिए, तो
आप ये यूज कर सकते हो, पंडित एंड गुप्ता बेस्ट बुक है, ठीक है, जितनी आईआईटीज वगैरह है उसमें वही चलती है, ठीक है। बट प्रैक्टिस के लिए आप CS रेड्डी भी है, CS रेड्डी में भी मैट्रिक्स मेथड सर्च कर लेना है ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस की जितनी भी बुक्स हैं कम में ही है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो CS रेड्डी है, उसमें भी है। पंडित एंड गुप्ता तो ले लेना और CS रेड्डी का कर लेना, बाकी में तो मिल जाएगा पर देखना पड़ेगा मैट्रिक्स मेथड। सो इसमें नहीं है रामामूर्तन में, ठीक है, तो इसमें मत ढूंढना। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? देखो ये क्लियर रखना F11 क्या है, F21 क्या है, बस ये क्लियर रखना। इसमें जो डाउट है या जो रहेगा इसको लिख लो FIJ। FIJ का मतलब क्या होता है, कई बुक्स में ये डेल्टा IJ के नाम से भी होगा, ठीक है, कई बुक्स में या डिफ्लेक्शन से तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की टर्म्स में F भी बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या था, यूनिट फोर्स की वजह से कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट इज आवर फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो इसलिए ये F के टर्म्स में भी डिनोट कर रहा है और डिफ्लेक्शन की बात कर रही है, यूनिट फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन की, तो कई बुक्स में डेल्टा की टर्म्स में भी है, डेल्टा 11 डेल्टा 21, है ना। सो डेल्टा हो या F हो, ये होता है I एंड J, दो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं हमेशा, I एंड J। तो I एंड J क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, दैट J कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है ऑन विच वी अप्लाई द फोर्स, ठीक है, जिस पे, क्योंकि एक पर हम फोर्स लगाएंगे और सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, जितने भी अननोन कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, है ना, जो रिडंडेंट कोऑर्डिनेट्स है, उन पर हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, ठीक, ताकि हम जब सम करें उन पर तो हमें वो डिफ्लेक्शन पता। तो J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, J फोर्स कोऑर्डिनेट लोकेट करेगा ऑन विच वी अप्लाई द यूनिट फोर्स, ठीक है। एंड I क्या रिप्रेजेंट करेगा, I where we found the deflection due to that unit load, ठीक। सो ये क्लियर होना चाहिए, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये चीजें करनी होगी। हाँ सर हम जो जी वाला डायग्राम है उसमें हम लोड पहले हम 1 में मतलब F11 जो आया डिफ्लेक्शन हमारा, हमने लोड लगाया Q1, उसकी वजह से तो डिफ्लेक्शन F2 भी होगा, F21 भी होगा ना। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हमें लिखना चाहिए F11 Q1 प्लस F21 इंटू Q1। देखो आप कहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो कर रहे हैं, आप 1 पे डिफ्लेक्शन जीरो कर रहे हैं, और F21 क्या है, F21 तो 2 पर डिफ्लेक्शन है। 1 पर कौन कौन से डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, 1 पर एक तो लोड की वजह से आया था, एक F11 की वजह से आया, एक F12 की वजह से आया, ना कि 21 की वजह से। 21 की वजह से तो यहाँ 2 पॉइंट पे डिफ्लेक्शन हो रहा है ना सर। तो लोड तो हमने वहां पर लगाया है ना, जी वाले में, जी लेकिन वाले में तो ये हमने लोड। इक्वेशंस जो है ना नीचे, वो तो हमारी डिफ्लेक्शन एट बी जीरो कर रहे हैं। हाँ यस तो डिफ्लेक्शन बी पर किसकी वजह से हो रहा है, एक तो ये F11 की वजह से हो रहा है, F12 की वजह से हो रहा है ना, F21 की वजह से तो बी पर डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, ये तो सी पर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब सी पर जीरो कर रहे हैं तो हम कंसीडर किया है F21 मल्टीप्लाई बाय Q1, समझ रहे हो? ये तो समझ गए। एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट पेज। ओके सही, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखो वहाँ क्या था ना, जैसे आगे आपके नेट डिफ्लेक्शन जीरो था बिकॉज वहाँ सपोर्ट थे, है ना। कई जगह है कि नेट डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो या फिर बोल दिया जाए कि यार सपोर्ट में सिंकिंग हो रही है ना, तो सिंकिंग हो रही है यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में वो नेट डिफ्लेक्शन जो भी आ रहा है वो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया कि नेट डिफ्लेक्शन जीरो नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यूज है, DQ1 है, है ना। तो ये है डिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जो भी वैल्यूज गिवन है आपको इन योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये गिवन हो गया, तो अगर गिवन है तो हम वो वैल्यूज लेंगे, अदरवाइज तो जीरो लेना ही है। तो वो जो जीरो के इक्वल थी वही इक्वेशन को हमने अज्यूम कर लिया कि यार ये इक्वेशन लेट्स अज्यूम कोई उसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन था तो उसके इक्वल होगी, है ना। तो ये वहाँ सपोर्ट था इसलिए हमने जीरो पुट किया था ना, इक्वल टू जीरो किया था लास्ट इक्वेशन, ये जो किया था हमने दैट इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो किया, क्योंकि यहाँ पर बी पर सपोर्ट था तो बी पर टोटल डिफ्लेक्शन जीरो था,
इसलिए इन तीनों स्ट्रक्चर्स का जो डिफ्लेक्शन का सम है वो इसके टोटल डिफ्लेक्शन के इक्वल। बट यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं है, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन है, तो वो इन तीनों स्ट्रक्चर्स के जो भी सम आएगा डिफ्लेक्शन का वो उस ओरिजिनल स्ट्रक्चर के डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो इसने क्या करा, उस डिफ्लेक्शन को कंसीडर कर लिया। कंसीडर कर लिया तो हमारे पास क्या आया, dq1 dq2 आ गया, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे q1 हो गया डिफ्लेक्शन, dq1 हो गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट पे dq2 हो गया। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस बनी है उसको थोड़ा सा हमने मैट्रिक्स फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये एफ मैट्रिक्स होगी, ये क्यू मैट्रिक्स होगी, ये डी क्यू मैट्रिक्स होगी ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में जो डिफ्लेक्शन है, और ये मैट्रिक्स इस वे में रिप्रेजेंट होंगी। ये दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूंगा तो dq1 dq2 इस टाइप से होगा, वर्टिकल कॉलम होगा। ये इस मैट्रिक्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये यही है बस, है ना। इसको वर्टिकल कॉलम में आएगा, एफ मैट्रिक्स इसमें के फॉर्म में होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्यू मैट्रिक्स क्या होगा, ये भी वर्टिकल कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो ये तो इसको इसमें कन्वर्ट करा और इनको रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं किया इसमें। बट ये इसमें जो एक्स्ट्रा बात थी वो ये थी कि यार जो डिफ्लेक्शन अगर जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में वैल्यूज है, तो आपको उसके इक्वल वैल्यूज पुट करनी है, इक्वेशन दैट इज इक्वल टू dq1, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था, देखो हमारा मोटिव क्या था, ये रिडंडेंट फोर्सेस फाइंड आउट करना। q1 क्या था हमारे पास, q हमारे पास था रिडंडेंट फोर्सेस, तो हमें बस रिडंडेंट फोर्सेस फाइंड आउट करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाऊँ, माइनस कर दूँ, और f को डिवाइड में ले जाऊँ, तो f इनवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनेगी दैट इज q इज इक्वल टू f इनवर्स dq माइनस dql, ठीक है। अब हो सकता है कहीं में आपका dq की वैल्यू जीरो, तो जीरो होगी तो आप जीरो पुट कर देना। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। dq मैट्रिक्स क्या होगी, dql मैट्रिक्स क्या होगी, जो गिवन है ये चीजें आपको एटलीस्ट नहीं, अगर आपको एग्जाम में ट्यूशन ही करने, प्रॉब्लम भी बनानी है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए यार ये मैट्रिक्स dq1 वर्टिकल कॉलम मैट्रिक्स होगी, हॉरिजॉन्टल बना दी तो गलत हो जाएंगे, तो एटलीस्ट इतना हम लोगों को पता होना। वैसे तो आपको ये अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा होगा तो ये कर लोगे ना, ये समझ में आ जाएगा, ये वैसे ही मेमोराइज हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। बट हाँ इतना हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो q इज इक्वल टू एफ इनवर्स dq माइनस dql, ठीक है। एंड अगर ये बोल दें कि यार ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में कोई भी सिंकिंग नहीं हो रही, ठीक है, कोई भी अगर जॉइंट्स या सपोर्ट्स पे, जिस सपोर्ट पे हम रिडंडेंट चूज कर रहे हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो नेट डिफ्लेक्शन अगर वहाँ जीरो है, ठीक है, तो आप उसको जीरो पुट कर दो तो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। इस इक्वेशंस के थ्रू आप रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा वर्क क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ q1 q2, ठीक है। तो q मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही है q1 एंड q2, तो आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? यस सर। अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, सो थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा सी टेंशन लेके चलो आप लोग, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं समझना, मैं पहले बोल चुका हूँ, सेकंड फर्स्ट यूनिट काफ़ी इजी थी, सेकंड थर्ड फोर्थ के कंपेयर, सो काफ़ी ज़्यादा इजी थी, छोटी सी चीज़ें थी, समझ में आ जाएगी। चलो अब एक एक प्रॉब्लम करके देखते हैं ना, थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो। सर 1 मिनट, वो लास्ट वाला लिखना है। सर जो ये डिफ्लेक्शन है हम लोगों ने पहले किया था ना, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन निकालना, स्लोप निकालना, तो वो वैसे ही करना है, वैसे ही करना है इसे, हाँ हाँ वैसे ही करना है बच्चों, जैसे मोमेंट एरिया मेथड से हम लोगों ने भी किए थे आप वैसे ही केवल करना एक मेथड आज पढ़ोगे, ठीक है, दैट इज कंजुगेट बीम मेथड, सबसे इजी रहेगा अगर वो थोड़ा सा भी समझ में आता है तो, ठीक है। दो है। दो यस सर, वो या तीन तीन चार चार लाइन में आप आंसर निकाल लो। उसके अलावा अगर सोचे हम डबल इंटीग्रेशन मेथड या इन चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना कंजुगेट बीम मेथड, करेंगे हम ये पूरा सॉल्यूशन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो पढ़ लेना आप, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कस करते हैं ना, सभी लोग पढ़ लेना है कंजुगेट बीम। यस सर। चलो विश्कित कौन कौन एब्सेंट है?